चलिए बढ़ते हैं अब अगली दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तो आज बिहार में विधान परिषद की आज नामांकन का आज आखिरी दिन था। इस दौरान जो है राबड़ी देवी सहित 8 लोगों ने आज नामांकन किया है, पर्चा दाखिल किया है। आपको बता दें राबड़ी देवी के अलावा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 3, उसके गठबंधन सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के 1 उम्मीदवार ने पर्चा भरा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडे सहित पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया। हमारे साथ गौतम जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। गौतम, आज जो है नामांकन का आखिरी दिन था, MLC चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था। किस तरह से आज पूरा दिन किस तरह से रहा है, किस तरह से हलचल रही आज विधानसभा के अंदर? बिल्कुल, जो चुनाव के जो हलचल होते हैं वो साफ तौर पे देखने को मिलते हैं और बिहार विधानमंडल में आज बेरोक टोक सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि मौका था बिहार विधान परिषद के सदस्यों के नामांकन का और इसमें सबसे पहले बाजी मारी महागठबंधन के नेताओं ने। हालांकि तय समय के मुताबिक पहले भारतीय जनता पार्टी और NDA के घटक दलों को जाना था, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी परिस्थितियां बदली जिसकी वजह से पहले महागठबंधन के नेताओं को मौका मिला और खुद लालू प्रसाद यादव इस मौके के गवाह बने। राबड़ी देवी के लिए खुद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पहुंचे थे। राबड़ी देवी ने नामांकन भर दिया है और इसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नामांकन भरा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि महागठबंधन की तरफ से 5 जो चेहरे हैं वो सामने आए महागठबंधन के तौर पे। वाम दलों की तरफ से भी एक कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और बीजेपी कोटे से जो 3 बहुत महत्वपूर्ण चेहरे थे उनमें पहला नाम और बड़ा नाम मंगल पांडे का था। अनामिका सिंह महिला कैडर से थी और जिन्होंने नामांकन पूरी तरीके से भर दिया और थोड़ी बहुत विलंब महागठबंधन के कुछ नेताओं की वजह से हुई, लेकिन गहमा गहमी के इस माहौल के बीच अब लग रहा था कि कहीं ना कहीं बिहार के अंदर MLC का जो चुनाव है, जो 11 सीटें खाली रह गई थी, हालांकि 3 सीटें पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित वो लगभग वो प्रक्रिया पूरी हो गई है और 8 जो सीटें थी अंतिम दिन का जो नज़ारा था वो देखते बन रहा था और सभी प्रत्याशी अपने अपने शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अपने कोटे से लगभग सबका निर्विरोध जीतना भी तय है। अच्छा, महागठबंधन के लोग जब पर्चा दाखिल करने पहुंचे, जैसे राबड़ी देवी हुई, उनके साथ 3 और अन्य लोग भी गए थे, मतलब 4 लोगों ने आज पर्चा दाखिल किया है महागठबंधन के। उस वक्त क्या कांग्रेस पार्टी का कोई दिखा था जो विधायक हो या फिर कुछ ऐसा हो जो उनके साथ आया हो नामांकन के समय? जी मनीष, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के जो सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह वो नजर आए। इसके अलावा शकील अहमद जो विरोधी दल के नेता कांग्रेस के हैं वो नजर आए। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट और एकजुट दिख रहा था और वामपंथी दलों के लगभग सभी सदस्य इस मौके पे मौजूद थे। ये अगर आप सिर्फ महागठबंधन ही नहीं बल्कि अगर हम NDA की भी बात करें तो NDA की तरफ से भी जो गठबंधन दल के लोग हैं वो पहुंचे थे। जीतन राम मांझी पहुंचे थे। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि महागठबंधन में कोई नाराजगी या किसी विषय को लेकर या किसी बात को लेकर मनमुटाव है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद शकील अहमद या फिर अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं पहुंचते। लेकिन इतना जरूर है कि महागठबंधन की एकजुटता को दिखाने के लिए भी और इसलिए भी क्योंकि राबड़ी देवी के नाम पर तो किसी को कोई आपत्ति हो भी नहीं सकती थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी भले ही दूसरी बार एक बार फिर से वो MLC का प्रत्याशी के तौर पे बने, हालांकि उनकी इच्छा राज्यसभा और लोकसभा दोनों की थी। लेकिन ऐसे में चूंकि एक बार पिछली बार भी लोकसभा चुनाव हार गए थे तो उनको लग रहा था कि शायद राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन अभी फिलहाल MLC से ही काम चलाना होगा और MLC के रास्ते वो सदन में पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो घटक दल है या महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो पूरी तरीके से एकजुट दिखाई दे रहे थे। जी मनीष। ऐसे में गौतम देखिए इसलिए भी बात उठ रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा था कि भाई कुछ लोग जो है नाराज़ हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक भी अगर MLC उम्मीदवार नहीं है तो इसलिए नाराज़गी जो है कांग्रेस के अंदर है, इसलिए भी ये काफ़ी अहम हो जाता है।
हाँ, ये बातें उस वक्त की है जब राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह से पहले की ये बातें थी कि कैबिनेट का विस्तार होगा, जिस समय सरकार बनी हुई थी महागठबंधन की। उस समय कैबिनेट में 2 सीटें कांग्रेस मांग रही थी और उसके बाद जब राज्यसभा की बारी आई तो राज्यसभा की तरफ से जैसे ही आरजेडी ने अखिलेश प्रसाद सिंह का समर्थन कर दिया, तो उस समय अखिलेश प्रसाद सिंह चूँकि खुद भी पार्टी सुप्रीमो है इस वक्त बिहार में, तो अब कोई इफ वट और किसी भी सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अध्यक्ष के तौर पे जब वो तैयार है तो बाकी चीज़ें कार्यकर्ताओं को मान लेनी चाहिए या मान लेते हैं लोग। तो अमूमन राज्यसभा का जो कोटा था उन्होंने अपनी ओर से जो दोबारा दावेदारी पेश की और वो स्वतः राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भी हो गए निर्विरोध। तो कहीं ना कहीं ये बातें पहले तय हो गई थी कि आने वाले जो चंद दिनों में जो 11 सीटें खाली होगी उनमें कहीं ना कहीं ये कोटा आरजेडी अपने खाते में रखेगा। तो लिहाजा कांग्रेस ने इस बात का समर्थन किया और यही कारण है कि आप देखिए कि राबड़ी देवी के नाम पर, या फिर पिछली बार रामचंद्र पूर्वे थे, इस बार रामचंद्र पूर्वे की जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम पर। इसके अलावा आप देखिए इनके जो महागठबंधन के जो नेता हैं उनके नाम पर, तो वामपंथ के तरफ से जो लेफ्ट पार्टी की तरफ से जो एक शीला जी हैं उनके नाम पर तो सहमति बन गई। वामपंथी दल भी सहमत है, भाई हम अपना एक कैंडिडेट भेजेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी तय था। तो ये बिल्कुल तय नाम था महागठबंधन की तरफ से। तो ये तय था कि 5 टोटल महागठबंधन के होंगे और 3 बीजेपी और एनडीए की तरफ से होंगे। और बीजेपी ने जीतन राम मांझी मौजूद थे, वो भी उनके बेटे संतोष कुमार सुमन भी मौजूद थे, क्योंकि संतोष कुमार सुमन पहले से ही एमएलसी के रास्ते से मंत्री अभी बिहार सरकार में है। और जल्द ही जो कैबिनेट का विस्तार होगा उस विस्तार में भी कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी अपनी एकजुटता दिखाएगी और जो भागीदारी है वो पूरी तरीके से निर्वहन करेगी। तो एक लोकसभा चुनाव से पहले जो एक बड़ी चिंता का सबब था कि आखिर कौन जाएगा, किसको लेना है, तो ये एक प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। और उम्मीद है कि कल से जिस तरीके से पहली बात तो ये कि जब स्क्रूटनी वगैरह हो जाएगी, पेपर की जाँच हो जाएगी, उसके बाद लगभग ये जितने भी नाम हैं ये सब निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन जमा करने के अंतिम दिन सोमवार को राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कुल 8 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। राबड़ी देवी के अलावा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 3 और उसके गठबंधन सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के एक उम्मीदवार ने पर्चा भरा। तो अब बढ़ते हैं अगली तीसरी बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि एनडीए बिहार के अंदर एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई भी बात पक्की नहीं हो पाई है और कहा जा रहा है इसको लेकर एक बैठक भी दिल्ली में होगी। ऐसे में चिराग पासवान हो, चाहे उनके चाचा हो, और भी कई लोग जो है इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और पशुपति पारस, चिराग पासवान और भी कई लोग जो है दिल्ली में मौजूद हैं ताकि मीटिंग में वो शामिल होंगे और एक रास्ता निकाला जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन अभी तक फिलहाल बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बिहार में एनडीए में सब कुछ बात बनती नज़र नहीं आ रही है, आखिर पेच क्यों बार बार और कहाँ फंस जा रहा है? देखिए मनीष, जब एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनी थी और नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए थे, जब पिछले महीने यानी कि जनवरी की 28 तारीख को जब सारा समीकरण बदला था तो लगा था कि तमाम चीज़ें काफ़ी स्मूथ हैं और आसानी से सारी चीज़ें हो जाएगी। जिस फार्मूले पर 2019 में चुनाव भाजपा और जदयू और अन्य पार्टियों में मिल करके लड़ी थी, उसी फार्मूले पर इस बार भी लड़ लिया जाएगा और कहीं कोई पेच नहीं फंसेगा। और लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें नज़दीक आई और जब तारीख अब नज़दीक आ गया है लोकसभा चुनाव का और कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा इसकी घोषणा हो सकती है और उसके बाद तमाम दलों को पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों का घोषणा करेगी और चुनाव में उतरेगी। तो अब जब चीज़ें नज़दीक आ रही हैं तो पता चल रहा है कि एनडीए में तमाम सारी चीज़ें जो अच्छी दिख रही थी वो असल में अच्छा था नहीं। क्योंकि जब आप समझिए कि 17 सीटों वाली जदयू सीधे जाकर के एंट्री मार देती है एनडीए गठबंधन में, और कल तक जो बीजेपी सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा या
चिराग पासवान पशुपति पारस के साथ काम कर रही थी बिहार में, या बिहार के हिसाब किताब से, तो उसमें एक बड़ा पार्टी है, बड़ा पार्टनर का एंट्री हो जाता है, जो 17 सीटों पर 2019 में चुनाव लड़ी थी और 16 सीटों पर उनके जीते हुए उम्मीदवार हैं, जो 16 सांसद हैं उनके। उसके बाद लगा कि अब चीज़ें काफ़ी स्मूथ होगी, लेकिन अब जब उनकी एंट्री होती है तो सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी तमाम परेशानियां अब शुरू होने लगी है। जीतन राम मांझी का अपना दावा है गया सीट को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा का दावा है 2 सीटों का, उसके अलावा पशुपति पारस है वो 4 सीट चाहते हैं, चिराग पासवान है वो 4 सीट चाहते हैं, और सभी को बीजेपी को ही एकोमोडेट करना है, क्योंकि बीजेपी अपने 17 सीट के बाद जो सीटें बचती है उसमें ही सबको एकोमोडेट कर सकती है। आपको बता दें मनीष की पिछले बार 17 सीटों पर जदयू लड़ी थी और जदयू 17 सीटों पर बीजेपी, उसके बाद बाकी सीटों पर रामविलास पासवान की जो उस समय की पार्टी थी 6 सीटों पर वो लड़ी थी। अब सीटें की संख्या वही है 40 के 40, लेकिन जो गठबंधन का जो समीकरण है वो बिल्कुल बदलता जा रहा है और इसके वजह से पेच जरूर फंसा हुआ है। हालांकि सभी लोग बीजेपी के हो या जदयू के हो या फिर अन्य पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो, सब लोग बोल रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी है, अच्छी स्थिति में है और समय रहते सारी चीज़ें जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन जो स्थितियां है वो साफ दिख रहा है कि अब चीज़ें सामान्य नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है एकोमोडेट करने में, खास करके बीजेपी को, कि जो बड़ी छोटी छोटी पार्टियां के साथ में वो पिछले 2 सालों से काम कर रही थी, 18 महीने से सरकार के बाहर जब थी, वो पार्टी जब उनके साथ खड़ी थी, तो आप आज एक बड़ी पार्टी को ला करके बाकी पार्टी को बाहर नहीं कर सकते। तो स्थितियां बहुत पेचीदा हो गई है, अब संशय वाली स्थिति हो गई है सीट शेयरिंग को लेकर के। और उस बीच नीतीश कुमार का इंग्लैंड दौरा हो जाना, अचानक 5 दिन का दौरा, नरेंद्र मोदी की सभा 6 तारीख को होती है बेतिया में, उसमें वो किसी कारण से नहीं शामिल हो पाते हैं। आज तक नरेंद्र मोदी की एक भी सभा में उपेंद्र कुशवाहा और कहा जाए तो चिराग पासवान नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, सभी का अपना शर्त है, अपनी कहें कि एक व्यवस्था है और एक मजबूरी भी है कि जो पार्टी है जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी उससे कम पे लड़ना नहीं चाहती है। तो स्थितियां बहुत स्पष्ट नहीं है और संशय की स्थिति लगातार बरकरार है, जिसका अभी तक कोई हल होता हुआ नहीं दिख रहा है। हल होता दिख भी नहीं रहा है, अभी तो कई मीटिंग का दौर कहा जा रहा चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अभी अगर बात करें बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर, तो अभी कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है। अब आने वाला समय तय करेगा कि आखिर कितनी चीज़ें स्पष्ट और कितनी जल्दी हो पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।